नमस्कार। और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत छोटा सा सोर्स है, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। कभी ये सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर होती किससे है? क्या ये बाहर के लोगों से है, मुश्किल हालात से, या फिर पता नहीं हमारी किस्मत से? हम अक्सर इन्हीं बाहरी दुश्मन ढूंढने में उलझे रहते हैं ना। बिल्कुल। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी है। हाँ। आज की दुनिया में जहां देखो सोशल मीडिया का शोर है, दूसरों की अंतहीन सलाहें हैं और पल पल बदलते हालात हैं, हमारी ज्यादातर मानसिक ऊर्जा इन्हीं बाहरी चीजों से जूझने में खर्च हो जाती है। एकदम सही बात। और आज हम जिस किताब के मुख्य विचारों पर गौर करने वाले हैं, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन, वो इसी नुक्ते पर जोर देती है। अच्छा। उसका केंद्रीय संदेश है, असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और जीतना है तो ध्यान वो बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह खुद पर लगाना होगा। ये आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा है और इतनी आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, फोन हाथ में ही रहता है। वही तो जब हम अपनी सीमित ऊर्जा को बाहरी परिस्थितियों को कोसने या बदलने की कोशिश में लगाने की बजाय अपने अंदरूनी विकास पर लगाते हैं, अपनी काबिलियत बढ़ाने पर, तो न सिर्फ हम मजबूत बनते हैं, बल्कि बाहरी चुनौतियां भी अपने आप छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर, जहां हम बात करते हैं डेली एक अलग किताब के बारे में। मतलब हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। तो आज का हमारा मिशन है इस किताब के सुझाए गए 6 मुख्य स्तंभों को समझना। ठीक है। और ये देखना कि इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लड़ाई अपने हक में मोड़ी जा सके। बिल्कुल। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, जरूर। पहला और सबसे बुनियादी कदम है खुद को गहराई से जानना। हाँ, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यहीं से पूरी इमारत खड़ी होती है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर असल में सबसे मुश्किल कामों में से एक है, शायद। हाँ, लगता तो है। किताब कहती है कि जीतने के लिए पहली शर्त है अपनी असली ताकत और कमजोरी की, मतलब एक ईमानदार पहचान। ज्यादातर लोग या तो खुद को कम आंकते हैं या जरूरत से ज्यादा। सोचिए, अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी यही ना ठीक से समझे कि उसकी जो नेचुरल प्रतिभा है वो तेज गेंदबाजी है या स्पिन, या फिर वो बल्लेबाजी में ज्यादा बेहतर कर सकता है, हाँ, तो वो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को सही दिशा कैसे देगा? बिल्कुल। वो शायद हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाएगा, लेकिन किसी एक चीज में वो शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। और नतीजा? औसत प्रदर्शन और निराशा। और हमारी जिंदगी में भी ठीक यही होता है। जब हम अपनी वास्तविक शक्तियों, कोर स्ट्रेंथ्स और उन क्षेत्रों को नहीं पहचानते जहां हमें सुधार की जरूरत है, एरियाज फॉर डेवलपमेंट, हाँ, तो हम अनजाने में ही गलत दिशाओं में भागते रहते हैं, कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं और अंत में अपनी ऊर्जा बिखेर कर थक जाते हैं। सही बात है। किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछना। अच्छा, ये दिलचस्प है। कौन से सवाल हैं ये? बहुत सीधे सवाल हैं, जैसे आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे पहले नहीं पता था? आज मैंने कौन सा काम कल से बेहतर किया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो? ओके। और वो कौन सी एक चीज है जिस पर मुझे आने वाले कल में और ध्यान देने की जरूरत है? ये रोज रात का छोटा सा आत्मसंवाद धीरे धीरे हमारे सामने हमारी एक साफ तस्वीर बनाने लगता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये साधारण सा दिखने वाला अभ्यास असल में बहुत शक्तिशाली है। कैसे? क्योंकि आत्म जागरूकता ही लक्षित सुधार, मतलब टारगेटेड इम्प्रूवमेंट और सीखने की नींव है। जब आप अंधेरे में तीर चलाने की बजाय ये जानते हैं कि निशाना कहाँ लगाना है, तभी आपका प्रयास वो सार्थक होता है। सही। ये रोज की समीक्षा हमें अटकलों और दूसरों की राय पर निर्भर रहने से हटाकर ठोस आत्मावलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ओर ले जाती है। ये आपके व्यक्तिगत विकास का कंपास बन जाता है। सही कहा। ये दिशा तय करने जैसा है। और जब हम खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं, अपनी दिशा पहचानने लगते हैं, तो जो अगली बड़ी चुनौती सामने आती है वो है बाहरी शोर से निपटना, यानी ध्यान भटकाने वाली अनगिनत चीजों को संभालना। हैंडलिंग डिस्ट्रैक्शंस। और आज के डिजिटल युग में तो ये चुनौती भाई एक महामारी का रूप ले चुकी है। हाँ, हमारा ध्यान शायद इतिहास में कभी इतना बटा हुआ नहीं रहा। बिल्कुल। स्मार्टफोन पर हर सेकंड आते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियां, हाँ, वो तो है ही। खबरों का लगातार शोर,
लोगों की बिना मांगी सलाहें, ये सब मिलके हमारे फोकस की सच में धज्जियां उड़ा देते हैं। किताब में एक बड़ी गहरी पंक्ति है, अगर आप हर किसी की आवाज सुनोगे तो अपनी खुद की अंदर की आवाज कभी नहीं पहचान पाओगे। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। अच्छा? हाँ, बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन और शोरगुल में हम अक्सर अपने आंतरिक मूल्यों, अपने असली लक्ष्यों से इतने दूर भटक जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम चले कहाँ थे। इसका एक क्लासिक और हमेशा प्रेरणा देने वाला उदाहरण थॉमस एडिसन का है। हाँ, एडिसन। बल्ब बनाने के उनके सफर में हजारों प्रयोग विफल हुए। लोग मजाक उड़ाते थे, विशेषज्ञ कहते थे कि यह असंभव है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। सोचिए कितना बाहरी दबाव, नेगेटिविटी होगी। हाँ, बिल्कुल, उन्हें सिर्फ तकनीकी चुनौतियों का ही नहीं बल्कि भारी सामाजिक आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन एडिसन का नजरिया क्या था? उन्होंने कथित तौर पे कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। क्या बात है। यहां देखने वाली बात है उनका आंतरिक फोकस, इंटरनल फोकस। हाँ, अगर उन्होंने लोगों की बातों पर, उस भारी शोर पर, अपनी असफलताओं पर ध्यान दिया होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। हो सकता है। उनका पूरा ध्यान अपनी प्रक्रिया पर, अपनी सीख पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। एडिसन का उदाहरण दिखाता है कि आंतरिक दृढ़ निश्चय और अपने लक्ष्य पर अटूट ध्यान वो बाहरी आलोचना या तात्कालिक असफलता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एडिसन वाली दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दौर में काफी है, जहाँ विकर्षण सिर्फ लोगों की बातें नहीं बल्कि हमारी जेब में रखी डिवाइस से 24/7 आ रहे हैं? सही बात है। ये दिखाता है कि आज हमें सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि सक्रिय रणनीतियों की भी जरूरत है। और किताब ऐसी ही एक रणनीति सुझाती है। हर दिन एक नो डिस्ट्रैक्शन आवर, अच्छा, या कह लें अखंड एकाग्रता का घंटा, एक ऐसा निश्चित समय जब आपका फोन साइलेंट मोड पर हो या दूसरे कमरे में हो, सारे नोटिफिकेशन बंद हो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करें। ये डीप वर्क का सिद्धांत है, हाँ, जिसे कैल न्यूपोर्ट जैसे विचारकों ने लोकप्रिय बनाया है। उनका तर्क है कि आज के ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बिना भटकाव के गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता ही सबसे मूल्यवान कौशल है। 1 घंटा भी अगर पूरी एकाग्रता से काम किया जाए तो उसका नतीजा कई घंटों के आधे दूरे बिखरे हुए ध्यान वाले काम से कहीं बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। ये न सिर्फ आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि ये मानसिक स्पष्टता और संतुष्टि भी लाता है। लगातार ध्यान भटकने से हमारा दिमाग ना उथला सोचने का आदी हो जाता है। बिल्कुल। और जब हम इस तरफ फोकस करना सीखते हैं तो ये हमें किताब के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु से जोड़ता है, छोटी जीतों का महत्व समझना। स्मॉल विन्स मैटर। हाँ, ये एक आम फितरत है कि हम बड़ी छलांग लगाने के सपने देखते हैं और इस चक्कर में रोजाना की छोटी मगर लगातार होने वाली प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। सही, हम सब रातों रात कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन किताब हमें यथार्थ की जमीन पर लाते हुए याद दिलाती है कि हर बड़ी सफलता असल में अनगिनत छोटी छोटी लगातार जीतों की एक श्रृंखला होती है। किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखो। सिर्फ 1%? हाँ, सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन साल के आखिर में आप आज से गणितीय रूप से देखें तो करीब 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। अच्छा, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। बिल्कुल, वही जो हम अक्सर फाइनेंस या निवेश के संदर्भ में सुनते हैं। हाँ, लेकिन ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। मतलब छोटे लगातार मिलने वाले लाभ या सुधार समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा असाधारण नतीजा पैदा करते हैं। हाँ, ये बात समझने वाली है। बिल्कुल। एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने का नियम बनाता है। ठीक है। सुनने में लगता है बस 10 पन्ने, इससे क्या होगा? लेकिन अगर ये नियम लगातार निभाया जाए तो साल भर में ये 3650 पन्ने बन जाते हैं। ओह, ये लगभग 10 से 12 मोटी किताबों के बराबर है। ओह, एक छोटी सी रोज की आदत देखते देखते एक बड़ी बौद्धिक उपलब्धि में बदल जाती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये छोटी जीतें सिर्फ बाहरी नतीजों को ही नहीं जोड़ती, ये हमारे मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हर बार जब हम एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, चाहे वो सुबह समय पर उठना हो या 10 पन्ने पढ़ना हो, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अच्छा। ये छोटी सफलताएं हमारे अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भरती हैं, गति
मोमेंटम बनाती हैं और सबसे जरूरी हमारी आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाती हैं। सेल्फ एफिकेसी मतलब हमारा ये आंतरिक विश्वास कि हम किसी खास काम को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ओके। जब ये विश्वास बढ़ता है तो बड़े लक्ष्य उतने डरावने और पहुंच से बाहर नहीं लगते। तो इसका व्यवहारिक कदम क्या है? किताब कहती है अपनी हर छोटी जीत को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए और हो सके तो उसे सेलिब्रेट भी कीजिए। हाँ, खुद को शाबाशी देना। बिल्कुल। चाहे वो सुबह समय पर उठना हो, 1 घंटा बिना भटके पढ़ाई करना हो या जिम जाने का हफ्ते भर का टारगेट पूरा करना हो, इन छोटी जीतों को महत्व देने से आगे बढ़ते रहने का हौसला बना रहता है। खासकर तब जब बड़ी मंजिल अभी दूर लग रही हो। और यही छोटी जीतें और इनसे मिला आत्मविश्वास हमें मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत भी देता है। यहीं पर चौथा स्तंभ, हाँ, यानी मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाने, रिजिलियंस की अहमियत सामने आती है। हाँ, लचीलापन या जुझारूपन। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल। कोई भी इंसान असफलताओं, निराशाओं या मुश्किलों से बच नहीं सकता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम बिगड़ जाते हैं, हार मान लेते हैं, या फिर उन अनुभवों से कुछ सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल। घटना उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारी उस पर प्रतिक्रिया होती है। इसका एक प्रेरणादायक भारतीय उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से है। हाँ, डॉक्टर कलाम 1979 में जब भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रक्षेपण उनकी देखरेख में हुआ, तो वो मिशन असफल हो गया और रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये उनके करियर और देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ, उस मिशन पर बहुत उम्मीदें और संसाधन लगे थे। ऐसी असफलता किसी को भी तोड़ सकती थी। लेकिन डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस असफलता को एक व्यक्तिगत त्रासदी की तरह देखने की बजाय एक तकनीकी समस्या की तरह देखा। उसका गहराई से विश्लेषण किया, समझा कि कहाँ चूक हुई और उस सीख का इस्तेमाल अगले प्रयास को बेहतर बनाने में किया। अच्छा। अंततः 1 साल बाद ही SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और वही अनुभव और सीख आगे चलकर भारत के महत्वाकांक्षी मिसाइल कार्यक्रम का आधार बनी। कमाल है। उन्होंने मुश्किल को एक शिक्षक की तरह देखा, दुश्मन की तरह नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लचीलापन, रेजिलियंस सिर्फ दांत भींच के मुश्किलों को सह लेना नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा सक्रिय प्रक्रिया है। ये है अनुकूलन, अडेप्टेशन और सीखने की क्षमता। ये मुश्किल हालात को अपने विकास के अवसर में बदलने की कला है। ये मानना कि हर चुनौती अपने साथ एक सबक लेकर आती है। इसीलिए किताब एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक बदलाव का सुझाव देती है। जब भी कोई मुसीबत, कोई चुनौती, कोई असफलता सामने आए, तो फौरन निराश होने, किस्मत को कोसने या दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय एक पल रुककर खुद से पूछिए, ये अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है? अच्छा। या इस स्थिति में मेरे लिए सीखने का क्या अवसर है? ये एक छोटा सा सवाल, एक मामूली सा बदलाव मानसिकता को पूरी तरह बदल सकता है। कैसे? ये हमें पीड़ित, विक्टिम की असहाय भूमिका से निकालकर एक सक्रियकर्ता, एजेंट की भूमिका में ले आता है। हम समस्या के सामने लाचार महसूस करने के बजाय उसमें छिपे सबक और आगे बढ़ने के रास्ते को खोजने लगते हैं। ये सवाल हमें समाधानोन्मुख, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं। बिल्कुल। और इस चुनौतीपूर्ण सफर में, चाहे वो आत्मसुधार का हो या किसी लक्ष्य को पाने का, अकेले चलना अक्सर बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, अकेले तो मुश्किल है। यहीं पर 5वां बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है, सही लोगों का साथ, सही माहौल। राइट एनवायरनमेंट। ये शायद उतना ही जरूरी है जितना कि व्यक्तिगत प्रयास। हमारा माहौल और खासकर हमारे आसपास के लोग हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी उम्मीदें और यहाँ तक कि हमारी ऊर्जा के स्तर पर भी अनजाने में गहरा प्रभाव डालते हैं। किताब में उस मशहूर कहावत का जिक्र है जिसे जिम रॉन ने लोकप्रिय बनाया, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ, ये सुना है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किन लोगों को अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना समय और अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। इसे मनोविज्ञान में सामाजिक संक्रमण, सोशल कंटेजियन कहते हैं। सोशल कंटेजियन। हाँ, ये विचार की भावनाएं, दृष्टिकोण और व्यवहार भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी वायरस की तरह फैल सकते हैं। अच्छा।
अगर आपके आसपास के लोग आशावादी, मेहनती और विकास की सोच वाले हैं, तो उनकी ये विशेषताएं आप पर भी असर डालेंगी। इसके विपरीत, अगर आपका घेरा नकारात्मक, आलसी या शिकायत करने वाले लोगों का है, तो उनकी ये प्रवृत्तियां भी आप तक पहुंच सकती हैं, जाने अनजाने। सोचिए अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं लेकिन आपके सारे दोस्त रोजाना जंक फूड खाते हैं और सेहत का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, तो आपके लिए अपने लक्ष्य पर टिके रहना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। वहीं अगर आपके दोस्त सेहत को लेकर सजग हैं, आपको जिम जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो सफर आसान हो जाता है। ये हर लक्ष्य पर लागू होता है, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो या कोई नई आदत डालना हो। इसलिए अपने परिवेश को, अपने सामाजिक दायरे को सोच समझकर चुनना, या कह लीजिए क्यूरेट करना, बहुत जरूरी है। ये स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना है। एक सहायक माहौल, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, आपकी प्रगति को पंख लगा सकता है, जबकि एक विषाक्त माहौल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से कितने ही मजबूत क्यों ना हो। किताब इसके लिए एक दिलचस्प, थोड़ा हिम्मत वाली प्रैक्टिकल एक्शन सुझाती है। क्या है वो? समय समय पर, शायद हर कुछ महीनों में, एक छोटा सा फ्रेंडशिप ऑडिट या संगति समीक्षा करें। फ्रेंडशिप ऑडिट मतलब? ईमानदारी से खुद से पूछें, मेरे करीबी दायरे में कौन लोग हैं जो मुझे ऊर्जा देते हैं, मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, मेरे लक्ष्यों में मेरा साथ देते हैं, और कौन है जो मेरी ऊर्जा चूस लेते हैं, मुझे पीछे खींचते हैं या मेरी महत्वाकांक्षाओं को कम आंकते हैं। अरे बाप रे, ये तो मुश्किल काम लग रहा है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, कहीं दोस्ती न टूट जाए इस रिव्यू के चक्कर में। हाँ, हो सकता है। पर हाँ, ये समझना जरूरी है कि कौन हमें ऊपर उठा रहा है। इस जागरूकता के बाद आप सचेत रूप से उन रिश्तों में ज्यादा निवेश कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, और उन रिश्तों से थोड़ी दूरी बना सकते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं। ये वास्तव में आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का ही एक जरूरी हिस्सा है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक पौष्टिक वातावरण का निर्माण करना। और अब हम आते हैं इस किताब के अंतिम और शायद सबसे स्थायी संदेश पर, जो इन सभी बिंदुओं को एक साथ बांधता है। कभी हार मत मानो, नेवर क्विट। दृढ़ता, परसिस्टेंस। अगर आत्म जागरूकता नींव है, तो दृढ़ता वो सीमेंट है जो पूरी इमारत को थामे रखती है। बिल्कुल। किताब का निचोड़ यही है कि अगर आपने खुद पर फोकस करना सीख लिया है, अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझ लिया है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटना जान लिया है, छोटी जीतों से लगातार प्रेरणा ले रहे हैं, मुश्किलों को सीखने का अवसर बना लिया है और अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बना लिया है, तो फिर आखिर में बस एक ही चीज बचती है जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। लगे रहना, हार नहीं मानना, सफर कितना भी लंबा या मुश्किल क्यों ना हो। और इसका शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक कर्नल सैंडर्स। हाँ, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, KFC के संस्थापक। हाँ, उनकी कहानी तो जैसे दृढ़ता का पर्याय है। वो 65 साल की उम्र में अपनी सीक्रेट फ्राइड चिकन रेसिपी के साथ रिटायरमेंट के बाद निकले थे। 65 की उम्र में? हाँ, कहा जाता है कि अपनी रेसिपी बेचने के लिए उन्होंने 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए और हर जगह से उन्हें ना सुनने को मिली। 1000 से ज्यादा बार? हाँ, जरा सोचिए, उस उम्र में 1000 से ज्यादा बार अस्वीकृति, रिजेक्शन। आज के जमाने में शायद लोग 10 या 20 ना सुनने के बाद ही हिम्मत हार जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। सही का 1000 बार, ये अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। लेकिन कर्नल सैंडर्स को अपनी रेसिपी पर और शायद उससे भी ज्यादा खुद पर अटूट विश्वास था। वो लगे रहे, अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ा। और आखिरकार 1090वीं बार में शायद उन्हें उनकी पहली हाँ मिली। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आज KFC दुनिया के सबसे बड़े फूड चेन्स में से एक है। उनकी कहानी चीख चीख कर कहती है कि दृढ़ता आखिरकार रंग लाती है, उम्र या परिस्थितियों की बाधा के बावजूद। दृढ़ता का मनोविज्ञान भी यही समझाता है। ये सिर्फ अंधी जिद नहीं है। नहीं, ये एक जटिल मिश्रण है। इसमें आत्मविश्वास होता है, हाँ, जो आत्म जागरूकता से आता है। इसमें असफलताओं से सीखने और उभरने की क्षमता होती है, जो लचीलेपन से आती है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें छोटी जीतों से मिली ताकत और प्रेरणा होती है,
जो गति बनाए रखती है। और इस दृढ़ता को बनाए रखने के लिए, खासकर जब निराशा हावी होने लगे, किताब एक बहुत ही भावनात्मक लेकिन कारगर तरीका बताती है। क्या है वो? अपने सपनों, अपने लक्ष्यों, अपनी क्यों या वाई को कहीं स्पष्ट रूप से लिख लें। उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे रोज देख सकें। जब भी आप हतोत्साहित महसूस करें, जब भी हार मानने का ख्याल मन में आए, तो उसे खोलकर पढ़ें। वो आपको याद दिलाएगा कि आपने ये सफर शुरू ही क्यों किया था। वो आपको उस शुरुआती जुनून से फिर से जोड़ेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कभी हार न मानने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके एक ही दिशा में, एक ही तरीके से सिर टकराते रहें। अच्छा। भले ही वो रास्ता गलत साबित हो रहा हो। इसका असली मतलब है अपने अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल के प्रति दृढ़ रहना, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते में जरूरत के हिसाब से लचीला बनना, अनुकूलन, अडैप्ट करते रहना, तरीके बदलना और लगातार सीखते रहना। ये जिद नहीं, समझदार दृढ़ता है। बिल्कुल सही कहा, समझदार दृढ़ता। तो इसका मतलब क्या है अगर हम इन सब बातों को समेटें? तो ये 6 स्तंभ: खुद को गहराई से जानना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अनुशासित करना, छोटी जीतों का जश्न मनाकर हौसला बनाए रखना, मुश्किलों को सीखने का जरिया बनाना, अपने आसपास सही माहौल चुनना और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट दृढ़ता दिखाना, ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। हाँ, एक फ्रेमवर्क जैसा। हाँ, एक ऐसा ढांचा जो हमें बाहरी दुनिया के अंतहीन शोर और दबावों से हटाकर अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा का निवेश वहां करने में मदद करता है जहां उसका सबसे ज्यादा असर होगा, यानी हमारे अपने अंदर। और जैसा कि किताब का शीर्षक ही कहता है, जब आप पूरी तरह से खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस ऑन यू, तब तक करते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते। हाँ। तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जीत बाहरी परिस्थितियों से लौटकर उतनी नहीं मिलती जितनी खुद को जीत कर मिलती है। तो संदेश साफ है, अगर जिंदगी की किसी भी जंग में जीतना है तो सबसे पहले खुद पर फोकस करना सीखना होगा। यही शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है, जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए। क्या सवाल है? इन 6 स्तंभों को जानने और अमल में लाने की कोशिश के बाद वो महीन रेखा कहाँ है जो आत्म केंद्रित, सेल्फ फोकस्ड होने, जो कि व्यक्तिगत विकास और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निहायत जरूरी है, और स्वार्थी, सेल्फिश होने, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करता है, के बीच संतुलन बनाती है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, कोई इस संतुलन को कैसे बनाए रख सकता है ताकि खुद पर ध्यान देना दूसरों की उपेक्षा ना बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने संदर्भ में खुद ही खोजना होगा। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक सुनकर अच्छा लगा तो जरूर आप हमारे चैनल बुक वॉल्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है या किसी किताब की ऑडियो बुक या समरी सजेस्ट करना चाहें तो जरूर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।